हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद काल को, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आपको इसके पहले बता दिया गया है। जिस भी भैया बहन ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करके जरूर एक बार देखें, जिससे आपको महाजनपद काल को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं सभी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाया जाएगा, यानी किस टाइप के प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित उन पहले प्रश्नों को बताया जाएगा, उसके बाद उसका विस्तार से आपको वर्णन बताएगा। उससे संबंधित जितने भी शासक हैं, जितने भी स्थल हुए हैं, जितनी भी जानकारी हैं, सभी आपको विस्तार से बताए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, और पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम महाजनपद काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, महाजनपद काल के अंतर्गत हम हर्यक वंश, नंद वंश, हकमनी वंश, शिशुनाग वंश, मगध साम्राज्य, 16 महाजनपद और भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, किस शासक ने किया, और विदेशी तथा यूरोपीय आक्रमण को देखेंगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। साथियों, इन सभी जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पर दिए गए सभी आप विस्तार से पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ना है, इसलिए आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सभी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको क्या दिए गए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, यानी हर्यक वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसको कुड़िक कहा जाता है। अब साथियों, आपके मन में डाउट होगा कि कुड़िक क्या है, तो हम कुड़िक को भी आपको बताते हैं विस्तार से। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुड़िक शासक कहा जाता है। अब आइए हम थोड़ा इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए, अजातशत्रु जो कि 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा, यानी बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा था। इसके बचपन का नाम कुड़िक है। अब आपको डाउट क्लियर हो गया कुड़िक क्या है। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या है, कुड़िक है। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी जो भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त थे उन्हीं के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और यह गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और क्या दिया है, अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, यानी अजातशत्रु के जो पिता की साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी समाज का विस्तार करने का, उसको चरमोत्कर्ष यानी चरम उत्कर्ष पर, यानी बहुत आगे तक ले गया था। चलिए, अब आपके मन से डाउट क्लियर हो गया होगा। और चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। साथियों, पहले हम संगम को समझ लेते हैं। संगम क्या है, देखिए, जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, यानी दोनों नदियों के मेल को, जहाँ पर दो नदियाँ आके मिल जाती हैं वहीं पर संगम होता है हमको। तो साथियों, जहाँ पर दो नदियाँ मिली थी वहीं पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो इसको किस शासक ने किया था, तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयन ने। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की थी। आइए आपको थोड़ा सा उदयन के बारे में और विस्तार से बता देते हैं। देखिए, उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, यानी अजातशत्रु जो राजा था उसका उत्तराधिकारी कौन था, उदयन था। इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की नींव रखी और राजधानी को राजगृह पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, यानी इसी ने राजधानी को राजगृह स्थानांतरित किया था, यानी परिवर्तित किया था। अगला दिया है नाग। दशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था। इसे लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया था, यानी यह शासन करने में अयोग्य था और अब उसे अपने मंत्री शिशुनाग के लिए राजगद्दी से हाथ पीछे खींचना पड़ा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और उसको भी आपको विस्तार से बताएगा। देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या फिर तक्षशिला में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेबीलोन में हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो साथियों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। जैसे आज हम गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं या फिर कहीं कहीं पर मुखिया कहा जाता है, तो उस समय में भोजक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। साथियों, हम उज्जैन के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे और पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम जो था ये अवंतिका था। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, यानी उज्जैन कहाँ स्थित है, तो यह भारत
कि मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। मध्य प्रदेश राज्य में है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। देखिए आपको एक प्रश्नों के माध्यम से हम कई प्रश्नों को निकाल कर और उन सभी का आंसर आपको विस्तार से समझाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया, यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यानी उज्जैन जो है यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। यानी जो विक्रमादित्य राजा थे उनके राज्य की यह राजधानी बनाई गई थी उज्जैन को। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका पहले आंसर हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद थे। अब आइए थोड़ा इसे देखते हैं। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। जो नंद वंश है ये प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्मनंद कहा गया है। यानी नंद वंश को पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है। थोड़ा और देखिए, 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। 5वीं-4वीं शताब्दी में से उत्तरी भारत के विशाल भाग पर नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद की। अब देखिए नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्मनंद की। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था। यानी नंद वंश एक ऐसा साम्राज्य था जो कुलीन नहीं था तथा जिनकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई। यानी नंद वंश की जो सीमाएं थी इसने गंगा नदी को लांग गई, यानी गंगा नदी से भी ज़्यादा बढ़ के था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। अब आइए इनसे हम संबंधित थोड़ा देखते हैं। प्रथम देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा पारसिक ने किया। देखिए किसने किया और कब किया। देखिए भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के, यानी हकमनी वंश थे और ईरान से संबंधित थे, राजा पारसिक ने किया था। और देखिए थोड़ा, प्राचीन काल में ईरान को पारसिया कहते हैं। यानी जो प्राचीन काल है उसमें ईरान को हम क्या कहते हैं, पारसिया नाम से जानते हैं। इस वंश का संस्थापक 599 से 529 ईस्वी तक साइरस था। यानी इस वंश का संस्थापक कौन था, तो साइरस था, जो कि 599 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईस्वी तक रहा है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। यानी प्राचीन भारत में जो है, देखिए पहला तो हमने देख लिया, अब देखेंगे दूसरा विदेशी आक्रमण था, जबकि पहला यूरोपीय आक्रमण था। तो यह किसके द्वारा किया गया साथियों, तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। अब देखिए आइए इनसे संबंधित थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत के समुद्र तट के रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई। यानी भारत में समुद्र के रास्तों की जो खोज हुई है वह 15वीं शताब्दी के अंत में हुई है, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। यानी 15वीं सदी के बाद से हमारे यहाँ यूरोपीय भारत में आना प्रारंभ किए हैं। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए। यानी कह रहा है कि जो यूरोपीय थे इन्होंने अपने उपनिवेश जो है कई जगह पर बनाने में सफल रहे हैं। इनमें से कईयों के मुख्य आकर्षण भारत ही है। यानी कई लोगों का मुख्य आकर्षण जो था वो कहाँ पर था, तो भारत में था। अब आइए अगला बनने वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस ने। आइए इसी से बनने वाला अगला प्रश्न देखते हैं। हाइडिस्पस का वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। दोस्तों यह भी युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम पहले इसको आंसर देखते हैं। यह युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के मध्य में होता है। हाइडिस्पस का जो या फिर वितस्ता का युद्ध जो है ये सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। आइए देखते हैं ये किस जगह पे हुआ था और किस कारण से हुआ था। देखिए झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। यानी यह युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सिकंदर के राजा और पोरस, सिकंदर के जो राजा थे उनको पंजाब के राजा पोरस का सामना, यानी यह युद्ध जो है सिकंदर और पंजाब के बीच में हुआ था। अगला इसी संबंधित देखेंगे। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। यानी इसमें विजय किसकी हुई थी, तो सिकंदर की हुई थी, और पराजय किसकी हुई, पोरस की हुई थी। अब देखिए मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। यानी जो देखिए जीत तो इसमें हुई थी सिकंदर की, लेकिन उसने पोरस के साहस को देखकर उनको उसका राज्य वापस कर दिया था, तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बना और उसका सहयोगी भी बन गया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो भारत में लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा है। उसे हाइडिस्पस का युद्ध भी कहते हैं। तो साथियों ऐसे पढ़ा देने से क्या होता है कि
हम प्रश्नों को भूलते नहीं हैं। अब आपको ये भी कन्फर्म होगा किन के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और यदि जीत जिसकी हुई तो उसने उस विजय पर, यानी उस विजय को, जिस जगह को जीता था उसने, उसको अपने अधीन में क्यों नहीं लिया, क्यों उसको वापस पूरा कर दिया, और कब से कब तक रहा है, इन सभी को आपको विस्तार से बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक भी प्रश्नों का उत्तर नहीं भूलेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला दिया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाए, सिकंदर ने भारत पर सन 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको सिर्फ ईसा दिया रहता है, ईस्वी, और कभी कभी ईस्वी पूर्व दिया रहता है। तो इसको आप जरूर एक बार सभी आंसर चारों ऑप्शन को पढ़कर तभी आपको आंसर बताना है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा। यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था ये सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर आगे बढ़ गया था और भारत पर आक्रमण किया। तब उसने झेलम व चिनाब नदियों के मध्य अवस्थित राज्य के राजा पौरस को चुनौती दी। यद्यपि भारतीयों ने हाथियों जैसे, जिन्हें मेसिडोनिया वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था, को लेकर युद्ध किया, परंतु भयंकर युद्ध के बाद भारतीय हार गए थे। सिकंदर ने पौरस को गिरफ्तार कर लिया तथा जैसे उसने अन्य स्थानीय राजाओं को परास्त किया था कि भांति उसे अपने क्षेत्र पर राज्य करने की अनुमति दे दी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो साथियों इसका सही आंसर हमारे हो जाएगा, मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी थी। अब आइए थोड़ा मगध से संबंधित देख लेते हैं और इसका शासक कौन था। तो देखिए बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार जो था इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी तथा सन 544 ईस्वी पूर्व में की थी। यानी हर्यक वंश की स्थापना कब हुई, तो सन 544 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। यानी राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का वो पहला, बिहार ने पहले ही शुरू किए थे या फिर बिहार का उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाए। यानी बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक राजा रहा है। बिंबिसार ने गिरिव्रत को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी बिंबिसार ने जो है गिरिव्रत राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। आइए इनसे संबंधित थोड़ा देख लेते हैं पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन से ही भारत के प्रमुख नगरों में, यानी पाटलिपुत्र को प्राचीन बहुत पहले से ही भारत में एक प्रमुख नगर के में गिना जाता है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में पटना ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। देखिए कह रहा है इतिहास के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे, यानी उदयन ने ही राजगृह को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। और कह रहा है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बताई थी। यानी उसके बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब आए तो उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और अपनी राजधानी इसको बनाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। साथियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में। देखिए यहाँ पर ये रह नहीं रहेगा एक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। आइए थोड़ा इसको देखते हैं। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय, यानी सुत्त पिटक के जो 5 निकाय हैं उनमें से यह चौथा है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। यानी अंगुत्तर निकाय में क्या दिया गया है, तो जो गौतम बुद्ध थे हमारे, उनके जो मुख्य शिष्य हैं उन्हीं के हजारों उपदेश संग्रहित किए गए। तो साथियों इस प्रकार आप महाजनपद समझ गए होंगे और अंगुत्तर निकाय क्या है इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। मगध के कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घनानंद था। अब आइए इससे संबंधित थोड़ा सा और देखते हैं। नंद वंश के शासक घनानंद का शासक था। ठीक है, नंद वंश के जो शासक थे घनानंद का शासन था वहाँ पर। पंजाब के शासक पुरुष के साथ सिकंदर ने हार्ड स्पीच का युद्ध लड़ा। यानी पंजाब के साथ सिकंदर ने हार्ड स्पीच का युद्ध लड़ा, इसको हमने पहले बताया, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना लिया। इसमें क्या हुआ था, पोरस को बंदी बना लिया गया था, काफ़ी घायल हो गए थे, रक्त बहने लगा था। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों में आगे बढ़ने से मना कर दिया। यानी जो सिकंदर के सैनिक थे ये व्यास नदी को बढ़ने से मना कर दिया, उसके आगे नहीं जा पाए। तो 19 महीने भारत में रहने के पश्चात लौटते वक्त बेबीलोन में सिकंदर का निधन सन
323 ईस्वी पूर्व में होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि कैसे हुआ और कब हुआ। तो सन 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का निधन हुआ था, जब वह भारत में रहने वह जब वहाँ से भारत में रहकर 19 महीने भारत में रहकर वापस लौट रहा था। कहाँ जा रहा था? बेबीलोन। तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए देखते हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। जो प्रथम हमारा मगध साम्राज्य था, इसका उत्कर्ष किस नदी पर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ है। साथियों, जितने भी प्रश्न बताए सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था, यानी पहला ऐसा कौन सा ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस ने। आइए इसका थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। डेरियस प्रथम अथवा दारा प्रथम, डेरियस प्रथम को ही दारा प्रथम कहा जाता है। दारावायु लगभग 522 ईस्वी से 486 ईस्वी पूर्व तक रहा है, जिसने इसका शासनकाल ईरान के हकमनी वंश का तीसरा सबसे शक्तिशाली और इतिहास प्रसिद्ध राजा था। यानी जो डेरियस प्रथम था या फिर दारा प्रथम, ये ईरान के जितने भी हकमनी वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे शक्तिशाली तीसरा सबसे शक्तिशाली और इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है यह राजा। उसी इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। यानी इतिहास में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डेरियस प्रथम को किस लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए डेरियस प्रथम को जाना जाता है इतिहास में। वो फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस के बाद अकमनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाने, यानी इसका जो आगमन हुआ है ये हकमनी वंश जो था, अकमनी वंश उसके बाद हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वज्जी संघ। अब आइए आपको थोड़ा वज्जी संघ के बारे में बताते हैं। वज्जी एक शक्तिशाली राज्य था। वज्ज क्या था? यह एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली आज के बिहार में है। यानी वैशाली जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी, और वैशाली आज कहाँ है? बिहार में है। मगध के ठीक अलग वज्ज में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी। यानी वज्ज में जो है लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई थी। तो साथियों वज्ज को समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। आइए इसके अगला प्रश्न अब देखते हैं इसके आगे। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसको जरूर कहीं पर लिख के नोट्स कर लेंगे सभी लोग। अब आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से जहां सिक्कों का प्रचलन लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए 6ठी सदी ईसा पूर्व में हमारे यहाँ हुआ था सिक्कों का प्रचलन, तो वही कह रहा है कि प्रथम सभ्यताओं में से एक है। यानी ऐसे जितनी भी सभ्यताएं हैं जहाँ पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन हुआ उनमें से भारत एक है। रुपये शब्द का अर्थ शब्द रूपा से जोड़ा जाए, यानी जो हम देखते हैं 1 रुपया 2 रुपये, इसका अर्थ रुपये का क्या अर्थ है? तो रूपा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है चांदी, यानी चांदी। संस्कृत में रूपकम का अर्थ है चांदी का सिक्का। रूप्यकम का क्या अर्थ है? चांदी का सिक्का। जो हम 1 रुपये का सिक्का लेते हैं तो उस पर 1 रुपया या फिर नोट पर लिखा रहा है तो उसका अर्थ होता है चांदी। अब देखिए रुपया शब्द सन 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया। यानी रुपया शब्द का जो ये रुपया शब्द जो नाम रखा गया है ये सन 1540 से 1545 तक जो शेरशाह सूरी का शासनकाल था उन्हीं के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए उपयोग में लाया गया था। अब देखिए रुपया का अगर आप सीधा सीधे संबंध देखेंगे चांदी से है। आगे देखिए मूल रुपया चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन 11.34 ग्राम था, और उस समय 40 चांदी के सिक्के 1 रुपये के बराबर, यानी 40 जो चांदी के सिक्के थे वो 1 रुपये के बराबर हुआ करते थे। यानी उस समय चांदी का जो दाम था बहुत ही कम था, और आज के समय में आप चांदी का दाम देख ही रहे हैं। अगला देखिए भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान में 1770 में, यानी भारत में सबसे पहले जो कागज़ की मुद्रा बनाई गई थी ये सन 1770 ईस्वी में जारी की गई थी, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा कलकत्ता में जो कि जारी की गई थी। तो साथियों आप रुपए का मतलब समझ गए। रुपये का सीधा मतलब है चांदी से, और जो हमारे जिसको हम नोट कहते हैं कागजी मुद्रा को, उसका सन 1770 ईस्वी में पहली बार जारी किया गया था कलकत्ता से बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण थे। जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो बड़े राज्यों का उदय हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हमारे को हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में
बहुत अधिक मात्रा में लोह का उपयोग होने लगा था, जिसके कारण ही इस राज्य का उदय हुआ था, बड़े राज्यों का। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, जनपद वैदिक भारत के मुख्य राज्य थे। जनपद जो है ये वैदिक भारत के मुख्य राज्य थे। छठी सदी BC तक, छठी सदी ईसा पूर्व तक लगभग 22 विभिन्न महाजनपद थे। आगे देखिए, जनपद और महाजनपद से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्न हैं। जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य, जो जनपद हैं ये वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे, और आर्यन सबसे प्रभावशाली जात थी और ये अपने आप को जन कहते थे। जो आर्यन थे ये अपने आप को सबसे प्रभावशाली जाति मानते थे और ये अपने आप को क्या कहते थे? जन कहते थे। इसने एक नई परिभाषा दी, जनपद, जिनमें जन का मतलब लोग और पद का मतलब चरण था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में लोहे के विकास के साथ जनपद और ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और महाजनपद में तब्दील हो गए थे। तो साथियों, इस प्रकार आप समझ गए होते कि क्यों उदय हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसने अवंती को जीतकर उसको मगध का हिस्सा बना दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने। आइए शिशुनाग के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं, इनका शासनकाल। तो देखिए, शिशुनाग वंश का जो शासनकाल रहा है सन 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक रहा है। मगध राज्य दक्षिण भारत बिहार, देखिए मगध राज्य जो है दक्षिण बिहार और भारत का एक प्राचीन राजवंश था मगध राज्य। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। यानी जो मगध वंश है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? शिशुनाग को माना जाता है, जिसके नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा, यानी इसी के नाम पर जो है इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा था। इस वंश का शासनकाल बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद का था, बुद्ध के समकालीन थे, जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। उसके बाद क्या दिया है उसने अंततिवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में अवंती मध्य भारत को सम्मिलित कर लिया। इसने क्या किया था? अवंती को मध्य भारत में शामिल कर लिया। और माना जाता है कि नंद वंश के संस्थापक महानंद द्वारा कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक जिसका शासन रहा है कि निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। यानी महापद्मनंद जो थे इनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी और शिशुनाग वंश के शासन का अंत हो गया था यहीं से। चलिए, यानी इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? महापद्मनंद। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या है? मगध। यहाँ पर गलत लिख उठा है नगद। अगला प्रश्न यह है, किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। आइए उग्रसेन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उपरोक्त में से महापद्मनंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। डेरियस प्रथम अथवा दारा प्रथम अथवा दारबेव लगभग 522 से 486 ईस्वी तक जिसने शासन किया है। ईरान के एक मणिवंश का तीसरा सबसे शक्तिशाली और इतिहास प्रसिद्ध राजा था। उसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता था। इसको आपको पहले बता दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह, गृहपति का अर्थ क्या है? जो गृहपति होता है हमारा इतिहास में, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनी किसान। गृहपति का सही अर्थ है धनी किसान। धनी व्यापारी भी गलत है, धनी व्यक्ति भी गलत है और बड़े राजा भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अगला प्रश्न ये, कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? यानी कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका सही आंसर हमारे हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आता, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यानी कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो था एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ था। यह सुपत्ति निकट के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। यानी अंगुत्तर निकाय में क्या दिए गए? तो गौतम बुद्ध के जो मुख्य शिष्य हैं उनके हजारों उपदेश हैं। साथियों, इसको आपको शायद पहले ही बता दिया किसी पहले ही प्रश्न में, तो आप वहाँ से जाके इसको जरूर देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने जो है किस राज्य का विलय मतलब मिलाना, किस राज्य को मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवंती को। नहीं, इसका सही आंसर है काशी। अवंती गलत हो जाएगा। शिशुनाग ने जो है काशी राज्य का विलय यानी काशी राज्य को जो है विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। काशी को इसने छोड़ा था, बाकी सभी राज्य को जो है मिला दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का मिले जो है मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या है? अजातशत्रु ने किया था। साथियों, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अजातशत्रु जो है ये लगभग 493 ईस्वी पूर्व में मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था।
यानी अजातशत्रु जो है बिम्बिसार का पुत्र था और इसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। उसकी किसी दूसरे के भगाने पर इसने अपने पिता को मार दिया था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। यानी इसने लिच्छवी को, वज्जी को तथा कौशल को और काशी जनपद को अपने राज्य में मिलाया था और उसने अपने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए अगला प्रश्न दिया, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों का शासन था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नंद वंश का। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो नंद वंश का जो है भारत पर राजवंश था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश राज्य का शासन था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और व्यवस्था फैली थी। यानी जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसके बाद मगध साम्राज्य में अशांति व्यवस्था फैल गई थी। घनानंद एक लालची और धन संग्रही था। जो घनानंद था एक लालची था और धन संग्रही था, यानी ये धनों को इकट्ठा करता था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया, यानी जो हमारे चाणक्य थे इसने इनको अपमानित कर दिया था घनानंद ने। आगे क्या करा कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित किया। जो चाणक्य थे इन्होंने अपनी कूटनीति तरीके से घनानंद को पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इसने मगध का शासक बना दिया था। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं जो है गंगा के मैदानों को लांग गई थी। तो साथियों इस प्रकार आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न महाजनपद काल से बन सकते थे सभी को आपको विस्तार से बताया गया है। जिस भी भैया बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको समझाने का प्रयास करते रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।